हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कीर्तिवर्धन। कक्षा 10 के बच्चों के लिए बेटा रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बेटा खत्म हो चुका है। पूरे के पूरे चैप्टर के जितने भी हेडिंग से बेटा वो संपूर्ण हेडिंग सभी अभिक्रिया और उसमें जितने भी हमारे अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं वो आपको पिछली वीडियो में बेटा मिल जाएगा। और मेरे प्यारे साथी, आज का जो मेरा क्लास बेटा वो कक्षा 10 के बायोलॉजी के चैप्टर के पहले अध्याय को, जिसका नाम लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम बेटा, उस पर चर्चा करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपको बता दूं, क्या विज्ञान बेटा आपको मालूम है? क्या विज्ञान आपको मालूम मेरे प्यारे साथी कितने प्रकार के हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको बता दूं कि जो विज्ञान है बेटा उसके कितने पार्ट हैं। तो कक्षा 10 वाले बच्चे, क्लास 10 के बच्चों के लिए बेटा विज्ञान के कितने पार्ट है सबको मालूम बेटा? 3। सबसे पहले पढ़ोगे बेटा क्या? केमिस्ट्री। क्या पढ़ोगे? केमिस्ट्री। दूसरा पढ़ोगे बेटा क्या? जल्दी से बताओ। बायोलॉजी। बायोलॉजी। और तीसरा जो पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चे वो मिलेगा आपको फिजिक्स। यानी फिजिक्स का मतलब भौतिक, बायोलॉजी का मतलब जीव। ये जीव विज्ञान है बेटा। ये है आपका रसायन विज्ञान। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको बता दूं कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर बेटा पढ़ा दिया गया है। याद रखना है इस बात को। रासायनिक अपक्रिया समीकरण का पहला चैप्टर बेटा खत्म कर दिया गया है। संपूर्ण क्वेश्चन इसमें फाइनल कर दिए गए। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं जो पढ़ाने वाला हूं वो आपके जीव विज्ञान का पहला पार्ट, पहला चैप्टर मेरे प्यारे बच्चे लाइफ प्रोसेस, यानी लाइफ प्रोसेस जो बेटा है जिसको बोलते हैं जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, इसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। जैव प्रक्रम क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रियाएं होती हैं, तो ये संपूर्ण चर्चा बेटा इस पे शुरू करने वाला हूं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, तैयार हो जाइए। सबसे पहले बता दूं बेटा कि आज का जो मेरा सेशन है बेटा वो है बायोलॉजी का। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। और इसी पे मुझे चर्चा करना है मेरे प्यारे साथी, इसी पे चर्चा करना है। मैं आपको बता दूं कि इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। एक मैंने डिवाइड कर दिया बेटा बायो, और एक को मैंने बेटा कर दिया लोक्स। बायो का अर्थ होता मेरे प्यारे बच्चे, बता दूं आपको, लाइफ। बायो का अर्थ मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? लाइफ। और लाइफ को हिंदी में कहा जाता है बेटा जीवन। लोक्स का अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे स्टडी। और स्टडी का हिंदी में मतलब होता है बेटा अध्ययन। यानी यहां पे हम बोलना चाहे बेटा जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन बेटा ये क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? बायोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इसके जो फादर है बेटा, द फादर ऑफ बायोलॉजी, द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो आप लिख सकते हो बेटा अरस्तु। अरस्तु। जो अरस्तु जी है बेटा वो तुम्हारे जीव विज्ञान के क्या है? फादर है, पिताजी है। यानी अब आगे हम चर्चा करेंगे बेटा किस पे? इस जीव विज्ञान के अंतर्गत बेटा, इसको एक बार इसके साथ ले लीजिए बेटा। अब उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे, मैं यहाँ पे जो चर्चा करने वाला हूं वो मैं करने वाला हूं बेटा इस चैप्टर के अंतर्गत लाइफ प्रोसेस। क्या बेटा? लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम। तो मेरे प्यारे बच्चे बताओ, सबसे पहले हमको यह समझना बेटा कि जो जैव प्रक्रम है वो क्या है। अभी मैंने चर्चा किया था बेटा कि लाइफ का मतलब जीवन, यानी जैव का मतलब क्या हो गया बेटा? जीवन।
क्या हो गया? जीवन। तो यहां पे आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले जो बात आती वो आती बेटा सजीव वस्तु। हमारे संसार में जो वस्तु है बेटा वो दो कैटेगरी में विद्यमान है, एक सजीव वस्तु और एक निर्जीव वस्तु। लेकिन ये दोनों वस्तु, चाहे सजीव वस्तु हो या निर्जीव वस्तु, ये दोनों वस्तु एक ही पदार्थ से बने हैं। कहने का मतलब ये हमारी शरीर कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस और तमाम प्रकार के विटामिन, तमाम प्रकार के मिनरल से बना है। तो इसी प्रकार जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं वो संपूर्ण पदार्थ क्या होते हैं? जिस प्रकार सजीव में जितने पदार्थ उपस्थित होते हैं उतने ही पदार्थ क्या होते हैं? निर्जीव में उपस्थित होते हैं। बस अंतर यह है कि मात्रा का, क्वांटिटी का, कि मेरे अंदर किसी पदार्थ की मात्रा अधिक है क्योंकि मैं सजीव वस्तु हूं, तो सजीव वस्तु में किसी पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, और निर्जीव वस्तु में क्या होता है? किसी पदार्थ की मात्रा कम होती है। लेकिन सजीव और निर्जीव समान वस्तु, ये जो वस्तु होते हैं ये समान पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। उनको भी वायु चाहिए, उनको भी पानी चाहिए, जल चाहिए, उनको भी प्रकाश चाहिए, उनको भी कहीं ना कहीं जितने भी तत्व मैंने बताया वो संपूर्ण। तो दोनों में बस अंतर है तो मात्रा का। तो आते हैं हम कौन कौन से मात्रा और कौन कौन सी क्रियाएं होती जिसके वजह से सजीव को अलग बताया गया या उनको उनके जीवन के आधार पर सजीव बताया गया और किसी वस्तु के जीवन के आधार पर उनको निर्जीव बताया गया। तो हम उसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात जब यह आती बेटा कि सजीव क्या है, तो सबके अंदर एक बात आता बेटा, ये एक ऐसा वस्तु जिसको जीवित रहने के लिए बेटा हर क्षण कोई ना कोई मोमेंट करना ही पड़ता है। मोमेंट का मतलब कोई ना कोई क्रिया, कोई ना कोई गति, कोई ना कोई क्षण होता। मोमेंट का मतलब, मोमेंट माने क्या हो गया? क्षण। हर क्षण कोई ना कोई गति करना ही पड़ेगा। उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ेगा, उसको सांस लेना पड़ेगा, उसको भोजन की आवश्यकता है, उसको तमाम प्रकार के अपने जीवन यापन करने के लिए तमाम प्रकार के काम करने पड़ेंगे। तो यदि वो सजीव है बेटा, यदि वो सजीव है, उसके अंदर जीवन है अर्थात प्राण है, तो उसमें तमाम प्रकार के आप गति देखोगे, तमाम प्रकार के प्रचलन देखोगे, तमाम प्रकार के बेटा परिवर्तन देखोगे। उत्सर्जन की क्रिया देखोगे। पोषण जरूरी है, प्रजनन जरूरी है। यदि वो सजीव है मेरे प्यारे साथी, तो ये संपूर्ण गतिविधि उसके अंदर देखने को मिलेगा। वो गति करेगा, वो प्रचलन करेगा, वो प्रजनन करेगा, उसको भोजन चाहिए, उत्सर्जन करेगा, तमाम परिवर्तन उसके अंदर देखने को मिलेगा यदि वो सजीव वस्तु है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कहने का मतलब यह है कि जयो का मतलब क्या हो गया? जयो का मतलब जीव, या और सरल समझना चाहें कि जीव क्या है, तो जीव एक छोटी सी बात में कहा जाए तो जीवन। क्या है? जीवन। और इस जीवन के अंतर्गत होने वाले जितने भी क्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या करती हैं? तो ये हमारे जयो प्रक्रम का मतलब हो गया कि जीवन की जो सभी क्रियाएं हैं वो दो चीज के लिए सबसे जरूरी होती है। एक तो हमारे शरीर के टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करना। हमारे शरीर में कोई क्षति हो जाए, कोई व्यक्ति आज के दैनिक जीवन में देखा जाए, व्यक्ति का कहीं ना कहीं कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं वो इतना एक्साइटेड है आज के टाइम पे, इतना उसको जल्दबाजी है कि कोई ना कोई उसके शरीर पे क्षति हो ही जाती। अब उस क्षति की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं किसकी बड़ी भूमिका बेटा? जय प्रक्रम की। हाथ टूट गया बेटा, हार्ट के बोन्स फ्रैक्चर हो गए, मसल्स का फ्रैक्चर हो गया। अब इसमें बताइए किस प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर पुनः अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाते हैं? तो ये जय प्रक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? जय प्रक्रम के द्वारा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं मरम्मत तथा अनुरक्षण। ये दो क्रियाएं
जयो प्रकरण में आपको सीधा परिभाषा लिखना मेरे प्यारे बच्चे, कि मरम्मत और अनुरक्षण यानी किसी के प्रति हम रोगों से लड़ने के लिए हमारे अंदर अनुरक्षण होना चाहिए। तमाम प्रकार के आज देखा जाए बेटा, जिस प्रकार हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, नए नए प्रकार के बैक्टीरिया, नए नए प्रकार के कवक, नए नए प्रकार के यहाँ पे जीवाणु का निर्माण हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, नए नए प्रकार की बीमारियों की निर्माण हो रही है। उन बीमारियों से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो जैव प्रक्रम की क्रिया बेटा वो स्ट्रांग होना चाहिए, वो मजबूत होना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में अनुरक्षण अच्छे से हो सके, ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में हो सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मरम्मत तो समझ ही गए होंगे, रिपेयर करना, कोई कोशिका मर गया तो उसको क्या करना, वहां पे नए कोशिका का निर्माण करना, मसल्स फट गया तो उसको क्या करना, जोड़ना, उसको, उसके घाव को, उसके जो उसका पार्ट बेटा उसको भरना, हड्डी का फ्रैक्चर होना, बोन का फ्रैक्चर होना, उसको ज्वाइन करना, ये पार्ट क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका रिपेयर यानी मरम्मत। और मरम्मत और अनुरक्षण का काम बेटा किस के अंतर्गत होता है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत। चलते हैं हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मैंने कहा बेटा सजीव, क्या कहा, सजीव। अब मैं आपको हेडिंग देख देख करके बेटा मैं आपको एक एक बात समझाऊंगा बेटा मेरे प्यारे बच्चे, कि सजीव क्या है बेटा। तो मैंने आपको बता दिया कि वह जीव जो समय के साथ अपना गति करते हैं, परिवर्तन करते हैं, समय के साथ वृद्धि करते हैं, समय के साथ जो है वो प्रजनन करते हैं, समय के साथ उत्सर्जन करते हैं, सारी चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से होता बेटा। ये एक किसका लक्षण, सजीव का। अगली टॉपिक मेरे प्यारे बच्चों आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है मेरे प्यारे बच्चे, कि सर ये बताओ अगली पॉइंट क्या है, कि सर सजीवों के जो लक्षण बेटा, मैं हेडिंग देख लिया करूंगा बेटा, उस पर आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है। सजीवों का लक्षण, सजीवों का लक्षण तो देखा जाए बेटा, सजीवों का लक्षण यही है, गति, प्रचलन, परिवर्तन, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन, ये संपूर्ण क्रियाएं जो हो रही है बेटा, तो समझ लो ये सजीवों के लक्षण है, अर्थात वो सजीव है। गति कर रहा बेटा, सजीव का लक्षण है। अब कुछ बात यहां पे आती है कि सजीवों के प्रमुख लक्षण, और ये जो मैंने बताया गति, ये आपके सजीवों का प्रमुख लक्षण है। प्रचलन, उत्सर्जन, पोषण, प्रजनन, ये सब प्रमुख लक्षण है बेटा सजीवों के। लेकिन परिवर्तन की बात की जाए, यहां परिवर्तन, चेंजिंग, तो अब मैं आपसे कहूं बेटा कि परिवर्तन के आधार पे आप देखेंगे, तो परिवर्तन के आधार पे आप जब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आप एक चीज देखोगे, जैसे मैंने ले लिया पर्वत, तो मेरे प्यारे बच्चे पर्वत भी क्या करता, अपने आकार को परिवर्तित करता। ये मान लो पर्वत, ये क्या बेटा, ये पर्वत, और इस पर्वत को देखा जाए हर वर्ष, ये हर वर्ष कहीं ना कहीं क्या कर रहा है बेटा, वृद्धि कर रहा है। क्या कर रहा है, ये वृद्धि करता है। अब ये हर वर्ष वृद्धि करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों बोलो, क्या इस पर्वत पर या इस पहाड़ पर परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा? लेकिन ये पहाड़ जो है बेटा वो क्या है, निर्जीव है। ये पहाड़ क्या है बाबू, निर्जीव है, लेकिन परिवर्तन हो रहा है। इसलिए जिसमें निर्जीव होने के बाद भी सजीवों के जैसा कुछ गतिविधि उसमें हो रहा है, तो वो सजीवों का प्रमुख लक्षण नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? सजीवों के जैसा उसका भी कोई लक्षण परिवर्तन कर रहा है बेटा। ये तो कोई बोलते जो वृद्धि करे बेटा वो सजीव है। मैंने कहा तो बोलो पर्वत, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े माउंटेन्स, बड़े बड़े हिल, पहाड़, ये तो भी बेटा क्या हो रहे हैं, निर्जीव है कि नहीं है? लेकिन ये क्या करते बेटा, समय के साथ वृद्धि करते हैं। तो क्या ये सजीव हैं? अब बोलोगे नहीं। तो वृद्धि के आधार पे देखा जाए, वृद्धि के परिवर्तन के आधार पे देखा जाए कि जो सभी वृद्धि करते हैं वो सजीव हैं, तो ये बात गलत।
तो परिवर्तन के आधार पे सजीवों का ये प्रमुख लक्षण नहीं है। प्रमुखता का अर्थ होता है कि जिसमें किसी दूसरे की बात ना हो, यानी दूसरे के लक्षण को समाहित ना करके रखे। मैंने कहा नाक, क्या नाक हमारे श्वसन का प्रमुख अंग है? तो आप बोलेंगे सर, बहुत बच्चे बोलेंगे ये सर। हमने कहा बात बताओ बेटा, तुम्हारा नाक बंद कर लिया जाए तो क्या आप अपने मुंह से सांस ले सकते हो, नहीं ले सकते हो? अब बोलोगे बिल्कुल सर। तो ये हमारा कोई प्रमुख अंग नहीं है। अब प्रमुख अंग इसके बाद में जितने भी हमारे पार्ट्स जुड़े हुए हैं, रिलेटेड हैं, वो हमारे जो है श्वसन के प्रमुख अंग हो सकते हैं, लेकिन नाक हमारा प्रमुख अंग नहीं है, क्योंकि इसके अलावा दूसरा भी कोई मार्ग है जिसके माध्यम से, यानी दूसरा कोई यदि हो जाए, यानी किसी एग्जाम्पल का या किसी दूसरे माध्यम का दूसरा कोई एग्जाम्पल है, दूसरा कोई उसके जैसा काम करता है, तो वो प्रमुख लक्षण नहीं होता। प्रमुख का मतलब मेन, मुख्य, उसमें मिलावट या उसमें कोई दूसरा उसका कोई नकल ना कर सके, वो होता है प्रमुख। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलो, क्या पर्वत और पहाड़ की वृद्धि होना सजीव है कि निर्जीव? तो आप बोलोगे सर निर्जीव है, और ऐसे वृद्धि यानी वृद्धि के आधार पे हम सजीव वस्तु का घोषणा नहीं कर सकते। मेरे कहने का मतलब ये। तो सजीव के लक्षण मालूम हो गया बेटा, गति, प्रचलन, परिवर्तन होगा, बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखना कि हम बिल्कुल इसको प्रमुख लक्षण का दर्जा नहीं देंगे। उत्सर्जन सिर्फ किस में होगा बेटा? जीवों में होगा। पोषण को जरूरत है बेटा किसको? सजीवों को, किसी पहाड़ या पर्वत या निर्जीव को जरूरत नहीं है। प्रजनन किस में होगा? सिर्फ सजीव प्राणी में होगा। तो क्या आपको मालूम चल गया मेरे प्यारे साथी कि सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन होते हैं? जिसमें किसी प्रकार का घोल ना हो। वृद्धि एक ऐसा घोल है सजीव का जो प्रमुख लक्षण नहीं है। वृद्धि के आधार पे बहुत सारे निर्जीव लोग हैं जो अपनी वृद्धि करते हैं, बहुत सारे निर्जीव वस्तु जो वृद्धि करते हैं, तो इसलिए प्रमुख लक्षण नहीं है। चलते बेटा यहाँ पे, अब मैं आगे चलता बेटा, इसका एक बार इसके साथ ले लीजिए बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहीं पे आपसे कहा गया बेटा कि निर्जीव क्या है। अब इसी के अनुरूप यानी देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी जो मैंने लक्षण लिया था इसी के क्या बेटा? अनुरूप उपरोक्त लक्षण। अभी मैंने बताया ना, इसी के उपरोक्त लक्षण, इसी के उपरोक्त लक्षण नहीं होते जिनके, जैसे मान लो गति नहीं होती है, प्रजनन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, तो ये सारे क्रियाएं जिस वस्तु में नहीं होंगे वो संपूर्ण वस्तु क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? निर्जीव होगा। यहां मैं सजीव और निर्जीव क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि बात यहां पे हो रही मेरे प्यारे बच्चों किसकी? जैव प्रक्रम की। किसकी हो रही बेटा? जैव प्रक्रम की हो रही है, लाइफ प्रोसेस की बात हो रही है। तो सजीव और निर्जीव के बारे में समझाना मेरा फर्ज बनता है। तो अगले टॉपिक में चलता हूं बेटा कि इसी के अंतर्गत जो हमारा अगला हेडिंग बनेगा वो हमको क्या बताएगा। तो चलते मेरे प्यारे बच्चों कि जैव प्रक्रम क्या है। तो मैंने बोल दिया कि वह प्रक्रिया, जीवों में होने वाली वह क्रिया, लिख दे रहा हूं, जीवों में होने वाली वह क्रिया, वह क्रिया जो मरम्मत एवं अनुरक्षण करती है, मरम्मत एवं अनुरक्षण प्रदान करती है, अनुरक्षण प्रदान करती है, अनुरक्षण प्रदान करती है, वह क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जैव प्रक्रम कहलाता। मेरे प्यारे बच्चे, सीधी सीधी बात आपको याद रखना है कि मरम्मत और अनुरक्षण में जो सहायता करता बेटा, वही प्रक्रिया आपका क्या होता है? जैव प्रक्रम होता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार की क्षति हो जाए, किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, किसी प्रकार की बीमारी आ जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों वो संपूर्ण चीजों को बेटा रिपेयर करने के लिए या आपको दोबारा अडॉप्टेड करने के लिए, अनुकूलित करने के लिए आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों कौन सी क्रिया जरूरी है, कौन सा प्रक्रम जरूरी बेटा? जैव प्रक्रम। क्या बेटा? जैव प्रक्रम। मेरे प्यारे साथी, अगला हेडिंग इसमें पूछता बेटा
अगले हेडिंग की बात मैं करूंगा मेरे प्यारे बच्चों कि ये बताओ बेटा जैव प्रक्रम को करने के लिए बेटा कौन कौन सी क्रियाएं सर सम्मिलित हैं। तो मैं बता दूं मेरे प्यारे साथी, इस जैव प्रक्रम की क्रिया जो है वो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे पोषण है, न्यूट्रिशन। ये जो पोषण है मेरे प्यारे बच्चों, इस पोषण के बाद में जो हमारी विधि है बेटा, जो हमारे जैव प्रक्रम की दूसरी विधि है वो है आपका श्वसन। श्वसन के बाद में मेरे प्यारे बच्चों आता है विसरण। विसरण के बाद में मेरे प्यारे बच्चों आता है परिवहन। परिवहन के बाद में मेरे प्यारे बच्चों उत्सर्जन। उत्सर्जन के बाद में मेरे प्यारे बच्चों प्रजनन। ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्रियाएं हैं, ये जितनी घटनाएं आप देख पा रहे हैं, इन्हीं के सभी समरूप को या इन्हीं के सम्मिलित स्वरूप को इन सभी सम्मिलित रूप को मेरे प्यारे बच्चे जैव प्रक्रम भी का दर्जा दिया गया है। ये बात आपको, अब आपसे कोई पूछे जैव प्रक्रम में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलो क्या है? पोषण, फिर क्या है? श्वसन, विसरण, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सभी क्रियाएं और बहुत सारी क्रियाएं हैं। इन सभी क्रियाओं के सम्मिलित रूप से बेटा एक क्रिया बना, जीवों के अंतर्गत होने वाली एक क्रिया का एक दर्जा दिया गया जैव प्रक्रम। तो क्या बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? मैं अब चर्चा करने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे कि पोषण, बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चे? बिल्कुल लाजवाब, क्लास मस्त से लीजिए बेटा, कल पूरे क्लास को अब देखिए, लाजवाब समझ में आ जाएगा बाबू। इस पोषण को याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि सबसे पहले जैव प्रक्रम में पोषण होना जरूरी क्यों है। सबसे पहले मैंने क्यों लिखा इनको, ये भी ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। बिना पोषण के अर्थात बिना ऊर्जा के, पोषण का दूसरा नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, इसको मान लो ऊर्जा। क्या मान लो? ऊर्जा। पोषण में क्या विद्यमान है? ऊर्जा। और मेरे प्यारे बच्चों ये पोषण हमको जो मिलने वाला है वो हमको इस पर्यावरण के बाह्य सतह से, हम क्या करेंगे बेटा? क्या पोषण मेरे घर में है या हमारे पर्यावरण के किसी क्षेत्र से, यानी हम क्या करेंगे बेटा? फसल लगा है तो उस फसल को क्या करेंगे? उगाएंगे खेत में, खेत से उस फसल को क्या करेंगे? काटेंगे, काटने के बाद में घर लाएंगे। अब देखो सबका स्थानांतरण हो रहा है मेरे प्यारे बच्चे, हो रहा नहीं हो रहा है? खेत से फसल लाए तो बोलो, खेत से घर तक लाए तो स्थानांतरण हुआ ना फसल का। भाई एक जगह से दूसरे जगह पे किसी वस्तु को ले जाना क्या कहलाता है? स्थानांतरण। तो इन पदार्थों को, वस्तुओं को हम क्या करेंगे? एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे। तो ले जाएंगे बेटा तो कोई प्रक्रम ही तो हो रहा है, एक क्रिया ही तो हो रही है। तो उस फसल को हम लाए और लाने के बाद में बताऊं आपको बेटा, उसके साथ और बहुत सारी क्रियाएं मैंने किया, जो कि मुझे मालूम है हमारे पेट में भोजन वैसे नहीं जाता, उसके पीछे बहुत सारे वर्क होते हैं। वो सभी वर्क क्या है बेटा? जैव प्रक्रम है। यानी जीवन में जितनी भी क्रियाएं कर रहे हो जीवित रहने के लिए, मेरी बात एक समझ लीजिए खाली, जीवन में जिंदा रहना है आपको या जीवित रहने के लिए जितनी भी क्रियाएं करते हो, चाहे श्वसन करते हो या पोषण करते हो या खाने के लिए आप काम करते हो, कमाते हो, कुछ भी करते हो, ये है जैव प्रक्रम। बाकी आपको अलग कुछ समझने की जरूरत नहीं है
कि अलग से बन गया, एक जय प्रक्रम बन गया, बस स्पेशल वही पढ़ना है। बस समझना आपको ये चीज कि हमारे जीवन को, अपने जीवन को चलाने के लिए जितने भी क्रियाकलाप करते हो बेटा, वो सब तुम्हारे क्या है, जय प्रकरण के अंदर आते हैं। अब ये पोषण क्या होता है बेटा, कि वह भोजन, ये भोजन से प्राप्त होगा। कहां से प्राप्त होगा? भोजन से। हम जो कुछ खाते पीते मेरे प्यारे बच्चे, हम जो कुछ खाते पीते हैं, जिसमें क्या होता बेटा, पोषण युक्त हो भोजन। क्या ऐसा हो भाई, पोषण युक्त हो। अब पोषण युक्त का मतलब उसमें ऊर्जा हो, हम जो खाएं उसमें ऊर्जा मिले। हम जो कुछ भी खाते पीते जिससे हमें ऊर्जा मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, भोजन। बोलो, हम जो कुछ खाएं पिए। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी दारू पी लो ऊर्जा मिलेगा। का भैया ऊर्जा मिलेगा तुमको, बताओ। तुम गुटखा खाते हो डेली, कौन सा ऊर्जा तुमको मिलता, बताओ? कुछ ऊर्जा नहीं मिलता है। तो सीधी सीधी बात आपको समझ लेना है कि जो चीज खाते हो जिसमें ऊर्जा मिले, और ऊर्जा आपको फील होगा, ऊर्जा आपको महसूस होगा कि इसको खाने के बाद में मेरे अंदर ऊर्जा आया कि नहीं आया, एनर्जी आई कि नहीं आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसको खाओ और तुमको फील हो कि मेरे अंदर कुछ ताकत आ गया है, तो ऐसे खाए हुए पदार्थ को हम क्या बोलते हैं बाबू, भोजन बोलते हैं, भोजन कहेंगे। और उस भोजन में ये ऊर्जा जो बेटा, ऊर्जा, इस ऊर्जा के बिना, आप समझाए बेटा कि भोजन में क्या विद्यमान है, पोषण, न्यूट्रिशन। और जिस भोजन में पोषण होगा, तो सीधी सीधी बात बेटा, वो आपको क्या देगा, ऊर्जा देगा। ये इसकी पहचान है कि सर हम कैसे पहचाने कि भोजन में पोषण है। तो वो पोषण है बेटा, तो आपको यही मालूम चलेगा कि जो काम आप करने में असमर्थ हो, या आपकी शरीर आपको जवाब दे रही है, और जैसे उस भोजन को, उस पदार्थ को आपने ग्रहण किया, अंतर्ग्रहण किया, तो उस क्रिया को हम क्या बोलेंगे बेटा, पोषण। हम जो चीज अंतर्ग्रहण कर लिए और उससे हमें ऊर्जा मिल गया, मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ लेना है कि वो भोजन है। और मेरे प्यारे बच्चों, बिना ऊर्जा के क्या आपके शरीर में ये पोषण जो होता है, ये दो काम करता है। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं बेटा। पोषण का काम है हमारे शरीर में टूटी फूटी अंगों का मरम्मत करना, क्षति का मरम्मत करना बेटा। जो क्षति पहुंच जाती है हमारे शरीर पर, उसका क्या करना बाबू, क्या करना, मरम्मत करना। हमारे शरीर में किसी भी पार्ट्स का डैमेज हो जाना, या कोई पार्ट्स में बेटा किसी प्रकार की बीमारी हो जाना, तो ये पोषण क्या करता बेटा, उनकी मरम्मत भी करता है। और दूसरी काम बेटा क्या करता है, हमारे शरीर का वृद्धि करने में भी बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊर्जा भी देगा, आपके शरीर की सुरक्षा भी करेगा। और मेरे प्यारे बच्चे आपको बताऊं कि आपके शरीर में जो हम ये वृद्धि करते बेटा, उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ हमारी हाइट डेवलप होती है, हमारे वजन बढ़ते हैं, हमारे सिस्टम्स डेवलप होते हैं। ये सब बेटा किसकी देन है, एक अच्छे पोषण की आवश्यकता है मेरे प्यारे बच्चों। ये है पोषण का काम। अगली बात आती मेरे प्यारे बच्चों कि उसमें ऊर्जा है, तो ये ऊर्जा बेटा क्या करेगा, बिना ऊर्जा के हमारे शरीर में सांस का जो आना जाना होता है, या आप सांस लेते हो ना, इनहेल करते हो। इनहेल का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन को अंदर करना। एक्सहेल का मतलब होता है, यहीं पे दूसरी क्रिया एक्सहेल, ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड, वो चीज को हम क्या करते बेटा, बाहर करते, इसको बोलते हैं एक्सहेल। तो ये इनहेल और एक्सहेल की जो प्रक्रिया है, यानी कि सांस को अंदर करना, सांस को बाहर करना, ये भी एक प्रक्रिया है। और जितनी प्रक्रियाएं या जितनी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, इन सभी क्रिया को करने के लिए मेरे प्यारे साथी बता दूं आपको कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, तो आप बोलोगे सर ऊर्जा की। बिना ऊर्जा के मैं तो सांस ना ले पाऊं और ना मैं तो सांस छोड़ पाऊं।
तो कहीं ना कहीं देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले हमारे जय प्रक्रम में क्या करो, पोषण सही करो, भोजन अच्छी लो। फिर आपका पहला क्रिया होने के बाद में बेटा दूसरा कौन, श्वसन। अब श्वसन बेटा जब होगा जब हमको अच्छी ऊर्जा अच्छा पोषण मिला होगा तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, एक पेशेंट, एक मरीज को क्या जरूरी पड़ता है बेटा कि उसको नॉर्मल ऑक्सीजन लगा दिया जाए, आईसीयू में कर दिया जाए, या क्यों जरूरी पड़ता है कि उसको वेंटिलेटर में डाल दिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि उसके शरीर के अंदर बस एक ही चीज नहीं रहता है जिसका नाम क्या, ऊर्जा। ये ऊर्जा नहीं रह जाता है कि वो ऑक्सीजन को इस पर्यावरण से अंतर्ग्रहण कर सके, यही ऊर्जा नहीं रह जाता है। तब उसको आईसीयू में लेके जाते हैं और बिल्कुल ऊर्जा लेस हो जाता है, एनर्जी लेस हो जाता है, तब उसको वेंटिलेटर में लेके जाते। हमको और आपको जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन एक पेशेंट जब बीमार होता है, कोई मरीज होता है, तो उसके शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी होती है और वो श्वास लेने में असमर्थ होता है, जिसके कारण उसको असुविधा ना हो, उसको आराम से ऑक्सीजन मिल सके और उसके शरीर के सभी सिस्टम्स, सभी अंग तंत्र संचालित हो सके। इसलिए उसको डायरेक्ट वेंटिलेटर का व्यवस्था है या उससे थोड़ी सी नॉर्मल, जिसको हम बोलते हैं आईसीयू, खाली नॉर्मल ऑक्सीजन लगा दिए। तो ये चीज मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ लेना कि ऊर्जा ही है जो हमारे श्वसन की क्रियाओं को सुचारू रूप से करवाता है। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बात तो समझ में आ गई कि क्या श्वसन बिना ऊर्जा के हो सकती है क्या? अब बोलोगे नहीं सर। अब बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे टीचर भी यही बात कहते हैं कि श्वसन का मतलब सांस को लेना और सांस को छोड़ना श्वसन कहलाता है। तो ये बात सही है? मैं कहता हूं ये बात बिल्कुल गलत। तो सही क्या है सर, तो तुम ही बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चे सही ये है कि श्वसन एक ऐसी घटना है, हमारे शरीर में होने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम जो कुछ भी खाते पीते हैं उन पदार्थों को क्या करता है बेटा, विखंडित करता है। क्या आपको लग रहा है कि बिना ऑक्सीजन के शरीर के अंदर जाए बिना क्या आपके खाए हुए पदार्थ पचेंगे? क्या वो ऊर्जा देंगे? क्या वो विघटित होंगे? ये सारा काम कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? श्वसन। अब श्वसन में कौन सी गैस आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट करती है? ऑक्सीजन। और जैसे ये ऑक्सीजन जाता है, जैसे आपके शरीर में ऑक्सीजन गया, अब आपके खाए हुए पदार्थों को क्या करेगा? दूसरी पॉइंट, ये विघटन करेगा, तोड़ेगा। और तोड़ने के बाद अब ये सरल रूप में आएगा और सरल रूप में आने के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये चीज आपको क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों? ऊर्जा देना प्रारंभ करेगा। क्या करेगा? ऊर्जा देना प्रारंभ करेगा। मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं कि यही श्वसन ऑक्सीजन को इनहेल किया, खाए हुए पदार्थों को क्या क्या जो भी हम खाते बेटा वो सबको मालूम है कार्बनिक पदार्थ। हाँ, कुछ अकार्बनिक पदार्थ भी हैं, कार्बनिक पदार्थ भी हैं। दोनों को ये जब क्या करता है, जब ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, सांस के माध्यम से, श्वसन के माध्यम से जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है, ये दो प्रकार की एक क्रिया करता है। मेरे प्यारे बच्चों श्वसन में रासायनिक क्रिया जो होती है, रासायनिक क्रिया यानी कहने का मतलब यह है कि श्वसन में रासायनिक क्रियाएं होती कि नहीं होती है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट, श्वसन में रासायनिक क्रिया होती है। सर कौन सी रासायनिक क्रिया होती है? तो मेरे प्यारे बच्चे बोर्ड में कुछ लिखो या ना लिखो, लेकिन ये लिख सकते हो कि श्वसन वह क्रिया है जिसके अंदर रासायनिक क्रिया होता है। उस रासायनिक क्रिया के अंतर्गत जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं वो विघटित होते हैं, टूटते हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक स्वरूप में जो भी लोग होते हैं उनको तोड़ करके और एक सरल रूप में उनको
तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये दो क्रियाएं करता है मेरे प्यारे बच्चों, रासायनिक अपक्रियाएं जो हमारे श्वसन में होती कौन कौन? दो। एक का नाम मेरे प्यारे बच्चों उपचयन, और दूसरी जो हमारी क्रिया होती है श्वसन में वो होती है मेरे प्यारे बच्चों अपचयन। अब तुमसे कोई पूछे बेटा उपचयन और अपचयन जो है, तो आप केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ ही लिए हैं कि उपचयन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीजन का क्या होना? वृद्धि होना, यानी संयुग होना। जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन को क्या किया जाता है? बहिष्कार। बहिष्कार का मतलब कभी उसके साथ नहीं रहना, मुझे यही बहिष्कार। तो ये क्रिया याद रखना बेटा, कौन सा कहलाता है? उपचयन। ऑक्सीजन को उसने क्या किया बेटा? किसी तत्व के साथ जोड़ दिया ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन को क्या कर दिया? हमेशा के लिए बहिष्कार कर दिया। वह क्रिया कौन सी क्रिया बेटा? बोलोगे उपचयन रासायनिक क्रिया है। क्या है? अपचयन मैंने क्या बेटा? ऑक्सीजन को क्या करना है? हटाना है। हाइड्रोजन का क्या होगा? हटाना, यहां पे लगा दिया बेटा माइनस, और हाइड्रोजन की क्या होगी? यहां पे वृद्धि होगी। तो ये क्रिया कौन सी बेटा? अपचयन है। तो ये दोनों क्रियाएं बेटा बोलो श्वसन में होती है कि नहीं होती है? सर बोलोगे बिल्कुल होती है। तो श्वसन में दो रासायनिक यानी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और वो रासायनिक क्रियाओं का नाम क्या है? उपचयन और अपचयन। और इन्हीं के माध्यम से हमारे भोजन का विखंडन होता है, और वो सरल रूप में कन्वर्ट होता है, और सरल रूप में जब कन्वर्ट होता है तब वो ऊर्जा बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को ये काम सौंपता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास समझ आ गई होगी कि बिना ऊर्जा के श्वसन अपना काम कर नहीं सकता है। बोलोगे बिल्कुल सर। अब बात यहां तक फाइनल हो गया। अब बात आता है विसरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे शरीर में तो क्या करना? ऊर्जा को पहुंचाना, नहीं पहुंचाना? अब मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दूं, मैं एक दिन आपको शरीर के जितने पार्ट्स में हमारे शरीर में कौन सा, जैसे जल कहाँ भंडारित है, स्टोरेज है, ऊर्जा कहाँ बनता है, किस क्रिया के द्वारा बनता है, तो मैंने कहा क्रेब्स चक्र से बनता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उस क्रेब्स चक्र से कितने ऊर्जा बनते हैं? तो 38 एटीपी बनते हैं। ये मैं आपको एक दिन क्लास दे दूंगा, तो वो क्लास मैं दूंगा तो आपको ये मजा आएगा समझने में। और तो विसरण का मतलब अब इस ऊर्जा को हम कहीं रख तो नहीं सकते हैं ना भाई, हमको इस ऊर्जा को पूरे शरीर में पहुंचाना है। और ऊर्जा कौन पहुंचाता है पूरे शरीर में? उसका नाम है गाल्जी काय। क्या नाम है? गाल्जी काय। ये गाल्जी काय का नाम होता है स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण है। ये पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचाता है। और मेरे प्यारे बच्चे, ये पूरा का पूरा विसरण का क्लास मैं आगे वीडियो में दूंगा आपको। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो हम खाते पीते हैं, वो हमारा जो ब्लड है, जो रक्त, रक्त किसे कहते हैं? तो यह एक संयोजी ऊतक है जो पूरे बॉडी के अंगों को जोड़ के रखता है। जिस अंग पे रक्त नहीं पहुंचेगा वो अंग निष्क्रिय हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, जिसको देहात में बोलते हैं कि लकवा मार दिया। तो ये संपर्क बेटा याद रखना, परिवहन में दो लोग, धमनी और सिरा, आर्टरी और वेंस जो हमारे हैं, ये हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से हमारे खाए हुए पदार्थों में जो पोषण है उसको पूरे अंगों तक पहुंचाता है। ये काम क्या होता है बेटा? परिवहन होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम जो करता है वो परिवहन है। और हमारे शरीर में परिवहन के दो काम करने वाले हैं, एक धमनी और एक सिरा। एक आपकी धमनी है और दूसरी मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है वो सिरा है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन युक्त ब्लड क्या करती है? पूरे शरीर में ले जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, सिरा क्या करती है कि पूरे बॉडी से ये ले जाती है, और ये मेरे प्यारे बच्चों वापस लेके जाती है। हम जो सांस छोड़ते वो ये
तो दो प्रकार के हमारे पार्ट्स हैं बेटा, जो ट्यूब में है, नली में, और नली में होने के नाते ही हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर के जो ब्लड की स्पीड है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, 120 80, जो मेरे प्यारे बच्चे हैं 120 और बटे 80, 120 के स्पीड से हमारा खून जाता है, धमनी लेके जाती है, और 180 के स्पीड से हमारा सिरा क्या करता है, शरीर से खून लेके आता है। और इसी के वजह से जो 120 और 80 के स्पीड से हमारा जो खून चल रहा है शरीर में, मेरे प्यारे बच्चों, इसी के वजह से हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री फिक्स होता है। हमारे शरीर का तापमान, चाहे हमारा छोटा लड़का हो या बड़े व्यक्ति हो, वयस्क हो, वृद्ध हो, किसी भी अवस्था के व्यक्ति हो, एक सामान्य व्यक्ति का तापमान जो होता है शरीर का, वो 37 डिग्री होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाए क्यों होता है 37 डिग्री, तो आप बोलोगे कि शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो परिवहन हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसकी जो स्पीड है वो सभी व्यक्तियों का समान है, सभी व्यक्तियों का समान है। और समान होने के नाते मेरे प्यारे बच्चे, हमारे सबके शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। यही स्पीड कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, किसी का बीपी हाई हो गया, यानी किसी का ये 140 150 हो गया, यही बेटा क्या हो गया, 50 हो गया, यानी 80 से नीचे आ गया तो बीपी लो हो गया, 120 से ऊपर हो गया बीपी हाई हो गया। और जब बीपी हाई और लो होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, आपके शरीर के तापमान में घटोत्तरी और बढ़ोतरी होती है, जिसको हम बोलते हैं हाई हो गया तो तापमान आपका अधिक हो जाएगा, जिसको बोलेंगे कि आपको बुखार हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये परिवहन का मैटर है। मैं आगे आपको पूरे चैप्टर के जितने भी बिंदु हैं मैं अगले वीडियो में आपको समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को देखिए और पूरे वीडियो को लाजवाब आप शेयर करिए, और ये छोड़िए मत। हमने कह दिया, संकल्प ले लिया है कि 95 और 98 नंबर से तुम्हारा विज्ञान में या जितना विषय आपका क्लास 10th में है, किसी विषय में कम आया, मैं चैलेंज करता हूं कि 90+ सभी विषय में, और साइंस और हिंदी, इसमें सब में 95 से प्लस नंबर नहीं रहा तो मैं बता रहा हूं ना कि पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। बस काम एक करिए कि आप इस वीडियो को जितना आपके दोस्त हो, जितने आपके साथी हो, सबको शेयर करिए, ताकि मैं एक नई ऊर्जा, आपकी प्रेरणा, कमेंट में आप मुझे ऊर्जा दें। वो ऊर्जा क्या है आप स्वयं जानते हैं कि किस प्रकार एक शिक्षक को या एक शिक्षक के मनोबल को बढ़ाया जाता। मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट में जो कुछ भी हो, जैसा लगे वैसा आप लोग मुझे बताइए, ताकि मैं आपको नई ऊर्जा के साथ पेश हो सकूं और नई नई कंटेंट, नए विधि से आपको पढ़ा सकूं। तो मेरे प्यारे साथी, अगले वीडियो में आपको ये 2-3 पार्ट में पढ़ाने वाला हूं, और पूरा का पूरा पार्ट आपके दिमाग में बैठा दूंगा। बिना पोषण के श्वसन संभव नहीं है। पोषण क्या देगा? ऊर्जा। ऊर्जा कहां से मिलेगा? भोजन से। कहां से? भोजन से। भोजन किसे कहते हैं? हम जो कुछ खाते पीते वही भोजन है, लेकिन उस भोजन में पोषण होना चाहिए। पोषण जब अंतराल यानी भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कोई बोल दे बेटा कि भोजन किसे कहते हैं, तो हम जो कुछ भी क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं बेटा, खाते हैं, वो क्या है? भोजन। और जो भी हम खाए पिए बेटा, भोजन को अंदर किए, तो भोजन बोलो या उससे पोषण बोलो बाबू। और इस पोषण में क्या है? ऊर्जा है। इस बिना ऊर्जा के श्वसन संभव नहीं है। इसी के वजह से बेटा क्या होता है, इसमें 2 क्रियाएं होती हैं। बोलो बेटा, एक रासायनिक क्रिया होती नहीं होती है? रासायनिक क्रिया के कितने पार्ट इसमें हैं? एक बोलो अपचयन, उपचयन, दूसरा बोलोगे अपचयन। इसमें ऑक्सीजन अंदर गया, पदार्थों को विघटित किया, ऊर्जा के रूप में हमको क्या किया? उसने हमारे शरीर को ऊर्जा दिया। मेरे प्यारे बच्चों, कल विसरण, परिवहन, उत्सर्जन, प्रजनन और उसके बाद में जितने भी हमारे टॉपिक होंगे उस पर चर्चा करेंगे। बाकी बचे हुए तीसरे पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा। कल दूसरा पार्ट आपके बीच में आ जाएगा। तब तक आप लोग शेयर करिए, वीडियो को देखिए। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।